अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम CS403 डेटाबेस में नेम सिस्टम का लेक्चर नंबर 24 करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर को ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वर्टिकल पार्टीशनिंग, सेकंड पढ़ेंगे रेप्लिकेशन और थर्ड हम क्या पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ के आए थे, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे वर्टिकल पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग की दो टाइप्स थी हमारे पास, एक थी हॉरिजॉन्टल और दूसरी थी वर्टिकल पार्टीशनिंग। तो वर्टिकल पार्टीशनिंग क्या होती है? वर्टिकल पार्टीशनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ये किसकी बेस पे हमारे पास वर्टिकल पार्टीशनिंग होती है? तो ये किसकी बेस पे होती है? एट्रीब्यूट्स की बेस पे। अगर हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास टोटल 8 एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, तो हमने क्या करना है, हमने उस टेबल को डिफरेंट टेबल्स में स्प्लिट कर देना है। सेम टेबल स्प्लिट इनटू डिफरेंट फिजिकल रिकॉर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्सेसेस। तो हमने क्या करना है, हमने इस टेबल को उसके एट्रीब्यूट्स की बेस पर स्प्लिट कर देना। दो टेबल्स बना लेने हैं या जितनी मर्जी आप बना सकते हो। तो हमने अगर दो टेबल्स बनाए तो हमने एक में 4 एट्रीब्यूट्स को रख देना और दूसरे टेबल में हमने क्या करना है, नेक्स्ट 4 जो हमारे पास रिपीटेड जो हमारे पास बच गए होंगे एट्रीब्यूट्स, उनको वहाँ पे हमने रख लेना। और इसमें हम क्या करेंगे, हम जो प्राइमरी की हम यूज़ करते हैं वो दोनों ही टेबल्स में यूज़ होगी। प्राइमरी की फर्स्ट टेबल में भी यूज़ होगी, फर्स्ट टेबल के एट्रीब्यूट्स में भी, और सेकंड टेबल के एट्रीब्यूट्स में भी यूज़ होगी। तो चलते हैं इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट नाम का टेबल दिया हुआ है, इसके आगे इसकी स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, फ़ोन, CGPA, उसका पर्सन नेम, स्कूल, प्रोग्राम नेम स्कूल, उसके मार्क्स, उसका सब्जेक्ट, कॉलेज नेम वगैरह, ये वाला हमारे पास टेबल दिया हुआ है। इसके एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, तो इसके लिहाज से हम दो टेबल्स जनरेट कर लेंगे। फर्स्ट टेबल में हम स्टूडेंट नाम का टेबल बनाएंगे, उसमें हम इसके कुछ एट्रीब्यूट्स लिखेंगे जिसमें हमने स्टूडेंट का आईडी लिखा है, स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, फ़ोन, CGPA और प्रोग्राम नेम। ये हमने एक टेबल में इसके एट्रीब्यूट्स लिखने हैं जिसमें हमने प्राइमरी की किसको यूज़ किया, स्टूडेंट आईडी को। जब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे उसमें भी हम इस स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की के तौर पर यूज़ करेंगे, और इसमें हम बाकी जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स बच गए हैं ऊपर वाले टेबल में, वो इस टेबल में हम राइट कर देंगे। स्टूडेंट नेम का हमने एक और टेबल बना लिया और उसमें हमने इसके जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास रह गए थे वो राइट कर लिए, और स्टूडेंट की आईडी को हमने प्राइमरी की के तौर पे यूज़ कर लिया। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ पोर्शन ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू एन अदर। तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि हमने क्या करना है, हमने एक जो हमारे पास डाटा होता है, डाटा हमारे पास किसी भी, अगर हमारी अपनी कंट्री का डाटा है तो उसको हम क्या करेंगे, अपनी कंट्री में भी स्टोर करेंगे, लेकिन उसी डाटा की हम एक और कॉपी बना के किसी और कंट्री में स्टोर करेंगे। अगर ये इसलिए हम करेंगे कि अगर हमारा डाटा हमारी कंट्री में जो मौजूद डाटा होगा वो अगर हमारे पास लॉस हो जाता है, उस डाटा को हम लॉस कर देते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो वाला डाटा जो हमने किसी और कंट्री में स्टोर किया था तो वो हमारे पास हम उसको इजीली एक्सेस कर सकेंगे। अगर एक कंट्री से हमारे पास हमसे डाटा जो है वो लॉस हो गया है, कोई एरर आ गया, तो दूसरे कंट्री में स्टोर डाटा जो है हम उसको इजीली एक्सेस कर सकेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो एक मुल्क का डाटा है वो दूसरे मुल्क के डाटा के साथ लिंक भी करें। इंटरकनेक्टेड होना ज़रूरी है, इनके दरमियान सिंक्रोनाइजेशन का होना ज़रूरी है। अगर वो इंटरकनेक्ट नहीं होंगे तो हम अगर इस डाटा में, हमारे मुल्क में जो हमारे पास डाटा होगा उसमें अगर थोड़ी सी भी चेंजिंग करते हैं तो दूसरे मुल्क में जो डाटा होगा उसमें एरर आ जाएगा, अगर ये दोनों इंटरकनेक्ट नहीं होगा। अगर इंटरकनेक्ट होंगे तो इस डाटा में जो हम चेंज करेंगे वो दूसरे डाटा में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास एक MCQ दिया है, इट इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ डी नॉर्मलाइजेशन। जो रेप्लिकेशन होता है ये क्या है, ये एक फाइनल फॉर्म है किसकी, डी नॉर्मलाइजेशन की। आगे इसके हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि इट इंक्रीजेज द एक्सेस स्पीड, ये स्पीड को इंक्रीज करता है एप्लीकेशन, और क्या करता है, डिक्रीज करता है फेलियर डैमेज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस में डैमेज आने के फेलियर को ये क्या करता है, कम करता है क्या, रेप्लिकेशन। और आगे रेप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, हम इंटायर टेबल या फिर हम पूरे के पूरे टेबल को या पार्ट ऑफ टेबल को रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसके आगे एक और MCQ दिया है, रेप्लिकेशन इज नॉर्मली अडॉप्टेड इन दोज एप्लीकेशन। रेप्लिकेशन को हम नॉर्मली कहाँ अडॉप्ट कर सकते हैं, उन एप्लीकेशन में वेयर अपडेशन इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, जिसमें अपडेशन जो है ना, अपडेट करना ज़्यादा फ्रीक्वेंट ना हो। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करेंगे तो रेप्लिकेशन में एरर आ सकता है और रेप्लिकेशन ईजिली नहीं हो सकेगा। तो रेप्लिकेशन नॉर्मली कौन सी एप्लीकेशन में अडॉप्ट होता है, जहाँ अपडेशन जो है वो ज़्यादा ना की गई हो, फ्रीक्वेंट ना आ गया। हमारे पास क्लस्टरिंग दिया हुआ है। क्लस्टरिंग फाइल्स क्या होता है, क्लस्टरिंग एक इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है विच मीन्स टू प्लेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स टू प्लेस इन एडजेसेंट फिजिकल लोकेशंस कॉल्ड क्लस्टर्स। तो इसका क्या मतलब है कि हमने क्या
हमने डिफरेंट टेबल्स का जो रिकॉर्ड्स होगा वो कहाँ स्टोर करना है, एडजेसेंट फिजिकल लोकेशंस में, मतलब करीब करीब लोकेशंस हमारे पास हो, वहाँ हमने डिफरेंट टेबल्स का रिकॉर्ड को स्टोर करना है। अगर हम दूर दूर डिफरेंट टेबल्स के रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे तो वो उसमें एरर आ जाएगा और वो डाटा जो होगा वो इजीली स्टोर नहीं होगा और उसको हम इजीली एक्सेस भी नहीं कर सकेंगे। अगर हम थोड़ा थोड़ा डाटा दूर दूर थोड़ा थोड़ा डाटा को अलग अलग टेबल्स में स्टोर करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर डाटा हो, बहुत दूर की लोकेशन में, बहुत दूर की बिल्डिंग्स में हम उस डाटा को स्टोर करते हैं तो उसको इजीली एक्सेस करना हमारे लिए मुश्किल होगा और वो डाटा जो होगा वो उसमें एरर आ जाएगा और वो लॉस कर जाएगा। इसलिए हम क्लस्टरिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसमें हम डाटा को क्या करते हैं, करीब करीब की लोकेशंस पे स्टोर करते हैं। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। तो ये क्या करता है, ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और रिकॉर्ड जो होगा वो प्लेस क्लोज टू ईच अदर, तो रिकॉर्ड जो होगा उसको एक दूसरे के करीब करीब स्टोर करना। आगे हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हम एक फिजिकल डाटाबेस को कैसे सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या नॉलेज होनी चाहिए, एक तो नॉलेज होनी चाहिए इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स का हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए डीबीएमएस को लेके, एंड फिजिकल स्ट्रक्चर्स का भी और फिजिकल फाइल्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट दोज ऑब्जेक्ट्स की फाइल्स का, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर्स का, उसका हमें डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास किसके बारे में डिटेल होनी चाहिए, डाटाबेस सपोर्ट्स इंडेक्सिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल होनी चाहिए। इंडेक्सिंग का नॉलेज होनी चाहिए, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का होना चाहिए, कंस्ट्रेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, डाटा टाइप्स के बारे में होनी चाहिए, एंड अदर फीचर्स के बारे में हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारे पास क्या नॉलेज होनी चाहिए, डिटेल नॉलेज ऑफ न्यू एंड ऑब्सोलीट फीचर्स फॉर पर्टिकुलर वर्जन। अगर हमारे पास एप्लीकेशंस के न्यू वर्जन आ रहे हैं तो उसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर नेक्स्ट हमें नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, डीबीएमएस के कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स के बारे में। आगे हमारे पास एक एमसीक्यू दिया हुआ है कि डाटाबेस डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको डीडीएल कहते हैं, डीडीएल की फुल फॉर्म क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और ये स्किल जो है ये किस लिए यूज़ होती है, ये ट्रांसलेट करती है किसको, फिजिकल डिज़ाइन को इनटू एक्चुअल डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। फिजिकल डिज़ाइंस को एक्चुअल डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स में कौन सा स्किल्स ट्रांसलेट करता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये क्या है, डीडीएल, ये एक एमसीक्यू होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर हमने लॉजिकल डिज़ाइन को फिजिकल डिज़ाइन में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हमें किन चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और क्या ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी चीज़ पे कंसिस्ट करती है ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये द ट्रांसफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग एंटिटीज इनटू टेबल्स, हम क्या ट्रांसफॉर्म करते हैं एंटिटीज़ को टेबल्स में। दूसरा हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एट्रीब्यूट्स को कॉलम्स में। और थर्ड में हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग डोमेन्स इनटू डाटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट्स, डोमेन्स को डाटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। आगे हमारे पास कुछ डिसीजंस दिए हुए हैं, आपने ये सिर्फ रीड कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े से मतलब 3-4 पॉइंट्स आपने इसके रीड कर लेने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था, नलेबिलिटी ऑफ ईच कॉलम इन ईच टेबल, के नलेबिलिटी का पता होना चाहिए हर कॉलम की हर टेबल में। उसके बाद हम जो करैक्टर फॉर करैक्टर कॉलम्स, अगर हम कॉलम्स के करैक्टर्स लेते हैं तो उनकी फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो हम बिल्ड करते हैं इंडेक्सेस को, वो कॉलम्स की बेस पर उनको इम्प्रूव वो हम क्या इंडेक्स को बिल्ड करेंगे कॉलम के फॉर्म में, क्या इम्प्रूव करने के लिए, क्वेरी परफॉर्मेंस के लिए। क्वेरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम इंडेक्सेस बनाते हैं। इंडेक्सेस के नेम क्या है, इंडेक्सेस की टाइप्स क्या है। तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स ये एमसीक्यू में आ सकता है कि जो टाइप्स होती है इंडेक्स टू क्रिएट, वो क्या होती है, बी ट्री टाइप, बिट मैप, रिवर्स की, हैश, पार्टीशनिंग, ईटीसी। तो ये एक एमसीक्यू था। नेक्स्ट देखेंगे कि हम क्या करेंगे, हमारे पास फिजिकल एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं सच एज कॉलम ऑर्डरिंग। फिजिकल एस्पेक्ट्स हमें मालूम होने चाहिए, जैसे कि कॉलम ऑर्डरिंग का पता होना चाहिए, बफरिंग पूल स्पेसिफिकेशंस का, डाटा फाइल्स का, और डिनॉर्मलाइजेशन का। आगे हमारे पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज दी है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है ना, इसमें हमारे पास 2 एमसीक्यू दिए हुए हैं कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज एन एनसी स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। ये क्या है, एनसी स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज है। एनसी की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। और ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि एनसी की फुल फॉर्म बताएं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होती है और इसका करंट वर्जन क्या है, इज रेफर टू एज एसक्यूएल 92। इसका करंट वर्जन के बारे में पूछ सकते हैं कि इसका करंट वर्जन क्या है, तो वो है एसक्यूएल 92। आगे हमारे पास एसक्यूएल को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए विद द डेटाबेस के लिए। एनसी की फुल फॉर्म दी हुई है। आगे हम क्या करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो हम
एसक्यूएल यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, एसक्यूएल जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या आता है, ओरेकल आता है, साइबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल आ जाता है, सर्वर एक्सेस और इंगर्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एसक्यूएल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की कमांड्स क्या है, उसमें हमारे पास क्या कमांड्स में क्या क्या आता है, सेलेक्ट आता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट एंड ड्रॉप। तो इसके कमांड्स के आपने नेम वगैरह देख लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है कि बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड एसक्यूएल, एसक्यूएल के बेनिफिट्स क्या है, तो इसके बेनिफिट्स मेजर बेनिफिट्स हमारे पास दिए। फर्स्ट हमारे पास है रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट, तो ये क्या करता है, ट्रेनिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, ये इसका फर्स्ट बेनिफिट है। सेकंड क्या है, ये एप्लीकेशन की पोर्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। थर्ड क्या है कि ये एप्लीकेशन की लॉन्गिविटी को भी इंक्रीज करता है, रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल वेंडर। तो ये क्या करता है, रिड्यूस कम कर देता है किसकी डिपेंडेंस, सिंगल वेंडर की डिपेंडेंस को रिड्यूस कर देता है। वेंडर हमारे पास होता है सेलर वगैरह जो होता है वो क्या कहलाता है, उसकी उसकी डिपेंडेंस को रिड्यूस कर देता है। क्रॉस सिस्टम कम्युनिकेशन एसक्यूएल इज यूज फॉर एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन, तो क्रॉस सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। क्रॉस सिस्टम कम्युनिकेशन जो होती है वो क्या इजीली हो जाती है किसके ज़रिए, एसक्यूएल की वजह से। एसक्यूएल जो होता है यूज़ फॉर एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन, तो ये इंटरेक्ट कराता है किसको, विद द डेटाबेस थ्रू डीबीएमएस। क्या एसक्यूएल जो है ये इंटरेक्ट कराता है डेटाबेस को डीबीएमएस के ज़रिए। इसके अलावा ये क्या करता है, ये यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएटिंग टेबल्स, टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, इंसर्शन इन द टेबल, अगर हम इंसर्शन करना चाहती है टेबल में या डिलीशन करना चाहती है तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एसक्यूएल ऑपरेशंस को। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।